नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास सक्सेना। आज शाम के 5 बज गए हैं और जैसा कि हर एक दिन हम आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में लेकर के आते हैं खबर 5 बजे। और इस बार जो इलेक्शन में खास प्रोग्राम सत्ता के महासंग्राम में हूं और मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूं दो चीजें हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन की बात चल रही थी, जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, वो सीट शेयरिंग में शायद बात नहीं बनी है और 20 से जो उम्मीदवारों के नाम जो है आपने घोषित कर दिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो जम्मू कश्मीर से होगी और जो ब्रेकिंग इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस आप में बात नहीं बनी है। गठबंधन बनाने से पहले ही टूट गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का साथ जो है पहले ही टूट गया। सीट शेयरिंग पर अटक गई है बात। आपने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस आप में बात नहीं बनी। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हरियाणा में सीट शेयरिंग के लेकर के बातचीत चल रही थी। बात की शुरुआत जो है राहुल गांधी ने कही थी सीडब्ल्यूसी की बैठक में और ऐसा लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है हरियाणा में चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो राज्य की जो पार्टियां हैं, राज्य की जो कांग्रेस है, हरियाणा कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। और इसके बाद इस गठबंधन टूटने के बाद सुशील कुमार जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा एक बार सुनते हैं उनको, उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर पे। भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, हरियाणा की अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है जिसने वहां के जवानों को बेरोजगार कर दिया, नशे का कारोबार कर दिया, आज उस बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। हमने अपनी लिस्ट को जारी कर देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट ये बात ही कह रहा हूँ कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। सुशील गुप्ता को आप सुन रहे थे। लगभग सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। कई दिनों से जो जद्दोजहद चल रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें चल रही थी हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, लेकिन सारा सस्पेंस खत्म हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपने सुना, आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने साफ साफ कहा है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह भी समझाते हैं किस तरह से ये सीटें पर अब कांग्रेस लड़ने वाली है। तो आपकी नहीं हो पाई है कांग्रेस और अब कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। सभी 90 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी अब देखिए लड़ने जा रही है, ऐसी बात भी सामने आई है। वहीं अगर आगे इस पर हम चर्चा करें तो जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो भी अब नहीं बनता नजर आ रहा है। हालांकि कल राघव चड्ढा का बयान जरूर सामने आया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन एक रात ही काफी होती है और एक रात में यह पूरा फैसला बदला है और लिस्ट सामने आ गई है। 20 में से 11 सीटों पर कांग्रेस से भिड़ंत होगी सीधे सीधे। ये वो फैक्टर्स हम बता रहे हैं मुकेश जी जो इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में होंगे। बिल्कुल, जो 11 सीटें हैं 20 में से वो सीधे वहां पर सिटिंग विधायक जो हैं कांग्रेस के हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, यानी वहां पर सीधे कांग्रेस को एक तरीके से चुनौती दी है। और मुझे लग रहा है एक चीज देखिए, मैं जितना इस चुनावी राजनीति को मैं समझता हूं और हरियाणा के पॉलिटिक्स को जितना मैं जानता हूं, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी 20 सीटों पर अपना दावा जो लिस्ट अपनी निकाल दी है और 11 सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ निकाला। मुझे लग रहा है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि गठबंधन टूट गया, अब कोई चर्चा नहीं होगी, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना। मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिस है क्योंकि देखिए, केवल इनको सीट अगर निकालनी होती तो उन सीटों पे पहले करते ये जहां पर कांग्रेस के विधायक नहीं है या बीजेपी के विधायक हैं सिटिंग वहां पे, या जहां पर से निर्दलीय या जेजेपी है। लेकिन इन्हें सीधे 11 सीटों पे जो कांग्रेस को चुनौती दी है, तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से दबाव, ये दबाव कहां पे है? ये दबाव
जो हरियाणा जो कांग्रेस की का जो संगठन है, कांग्रेस वाले नहीं चाह रहे हैं, हरियाणा वाला जो राज्य यूनिट है वो नहीं चाह रहा है कि गठबंधन, जबकि केंद्रीय यूनिट जो है, केंद्रीय यूनिट कह रही है, वो चाह रही है कि शायद गठबंधन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि गठबंधन केवल हरियाणा के लिए नहीं होगा। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर हाथ मिलाती है तो इसका आगे भी इस गठबंधन का जो है असर होगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है आगे भी चल पाएगी। इसलिए लंबी राजनीति में मुझे लगता है कि ये सीधी चुनौती जो है, सीधी चुनौती मुझे लग रहा है कि गलत है। मेरे ख्याल से कोई अपने पास गेस्ट भी जुड़े हैं। बिल्कुल मुकेश जी, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन इस समय जिस तरह से आपने अभी जो समझाया है, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं इन सीटों पर जो देखने को आया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही नेताओं में अब बगावत के सुर भी बुलंद हो गए, और हों भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने जिस सीट पर काम किया है, जब टिकट देने का समय जो आया है तो आला कमान ने किसी और को वहां से उम्मीदवार बनाकर उतार दिया है। ऐसे में दोनों ही पार्टी से नेता नाराज हैं और इधर मैराथन दौड़ भी जो है वो लगा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं सबसे पहले कौन कौन से नेता नाराज हैं, फिर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे तमाम पॉलिटिकल जो वहां क्या एंगल बनते नजर आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो बगावत का दौर शुरू है बीजेपी में। शमशेर गिल, ये नेताओं के हम नाम बता रहे हैं, कविता जैन, जिनमें बगावत का दौर, कविता जैन मंत्री भी रही हैं और इनका टिकट भी काट दिया है। ये भी जब टिकट कटा था तो ये रोती हुई दिखी थी। लक्ष्मण नापा का भी जो है वो टिकट काटा है बीजेपी ने, बड़े नेता है वहां पे। और इसके अलावा जो है सुखविंदर मांडी बीजेपी में, और ये वो लोग हैं। हालांकि जो कविता जैन है वो अभी दूसरी तरफ गई नहीं है, इन्होंने नाराजगी केवल जताई है और बीजेपी पार्टी में ही बनी हुई है। अभी तक ये कहना कि ये बगावत का दौर है या बागी हो गए, मुझे लग रहा है कि ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये लोग पार्टी को छोड़कर के दूसरी तरफ नहीं गए हैं, दूसरी पार्टी का दामन नहीं थामा है। इन्होंने केवल अपनी नाराजगी जो है वो पार्टी के सामने व्यक्त की है कि हम नाराज हैं, और हो सकता है पार्टी किसी दूसरे तरीके से इन्हें एडजस्ट करे। और इनसे बातचीत चल रही है, जो कि हरियाणा के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन सारे जितने भी नाराज नेता हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है। खुद जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो नाराज नेता हैं उनसे मुलाकात की है और उन्हें ढाढ़स बंधाया है और संगठन के बारे में कहा है कि संगठन में काम कीजिए, सरकार बन के आती है तो संगठन में आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरीके की चीजें वहां पर हो रही है। और जो बगावत के सुर, मतलब कहें जो ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए संगठन जो है इसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, ये बीजेपी के हमने नाम बताए, ये कांग्रेस के भी कुछ नाम बताते हैं जिनमें अभी आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि जब लिस्ट आई है उसके बाद कुछ नाम भी सामने आए कांग्रेस के। बागियों के नाम देखिए, राजेश जून का नाम सामने आता है। अगर बात की जाए इनकी विधानसभा, बहादुरगढ़ से आते हैं, बड़ौदा से कपूर सिंह नरवाल आते हैं, वीरेंद्र घुमड़िया जो हैं उनका भी नाम इसमें चल रहा है, उचाना से वो विधानसभा से आते हैं, वहां के नेता हैं। ये वो नाम है जो कांग्रेस से बागी चल रहे हैं। इसी अगर बात की जाए तो इस पूरे सिलसिले पे हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, और पहला सवाल आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर जो चल रहा था, तो अब स्थिति जो है स्पष्ट हुई है। कैसे देखते हैं आप इस आम आदमी पार्टी के फैसले को और 20 लिस्ट को उम्मीदवारों की? विकास जी, ये दबाव की राजनीति का एक खेल है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दीपक बावरिया, जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनको ड्यूटी लगाई थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए। लेकिन आप ये सवाल आपने जो पूछा, मैं उसको बहुत जायज सवाल पूछता हूं, क्योंकि बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसको भी लेकर सारी गणनाएं की जा रही हैं। लेकिन जो 20 सीटों की दावेदारी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ये एक दबाव की राजनीति है, ताकि और जगह नेगोशिएशन किया जा सके। अगर करना था तो 90 सीटों पे ये अपनी लिस्ट जारी करते, अगर गठबंधन नहीं हो रहा। लेकिन अभी गठबंधन की बात को नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है कि कल तक ये कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ जाए, क्योंकि दीपक बावरिया आज बीमार हुए हैं और एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। हो सकता है कि उस वजह से भी ये रुकी हो, लेकिन गठबंधन की बात अभी अंदरूनी बात चल रही है, जो मेरे को जानकारी है। बिल्कुल अंदरूनी बात चल रही है और मुझे लग रहा है कि प्रेशर टैक्टिक्स ही है। और एक चीज़ मुकेश, मैं और भी जानना चाहूँगा आपसे कि आप हरियाणा की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अगर गठबंधन हो जाता है, जो 6-7 सीटों की बात चल रही, क्या रिजल्ट पे कोई फर्क आएगा? क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन, क्या आम आदमी पार्टी का कोई आधार है? और क्या जो कांग्रेस की जो राज्य यूनिट है, क्या वो इस गठबंधन का विरोध कर रही है? देखिए, सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है। और आपको बता दें कि कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सब भी नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हरियाणा के अंदर हो, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का पानीपत के अंदर जो उम्मीदवार थे, सुशील गुप्ता, जो कि प्रदेश प्रभारी भी हैं और खुद चुनाव लड़े थे, 3 विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी
लीड पे रही थी। ये प्लस पॉइंट थोड़ा हो सकता है कि पानीपत, और आपको बता दें कि उत्तरी हरियाणा के अंदर कुछ सीटें कांग्रेस के साथ गठबंधन आने के बाद आम आदमी पार्टी को 1 या 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर अकेले अपने दम पे अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो 0/0 होने की पूरी उम्मीद है। मतलब आप कहेंगे बीजेपी के लिए ये अच्छा है कि ये गठबंधन ना हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि बीजेपी को फायदा है कि आम आदमी पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में ना आके चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। मतलब अभी जो समीकरण बन रहे हैं, अगर मान लीजिए ये गठबंधन नहीं होता है तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव चतुष्कोणीय होगा। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेजेपी, और चतुष्कोणीय ने 5 कोण बनने, जैसे आईएनएलडी भी है। तो क्या आपको लगता है कि इतने लोगों के बीच में अगर चुनाव होगा तो इसका फायदा किसे मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा? कहीं ना कहीं फायदा इसका बीजेपी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि जितनी वोट कटेंगी वो अधिकतर कांग्रेस की कटने वाली है, क्योंकि इंडी गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल है। अच्छा, एक जो चीज मुकेश ये कह रहे हैं कि जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स है, और इस बार पूरा जाट जो है वो एकजुट होकर के कांग्रेस का साथ मिला। तो क्या आपको लगता है कि जेजेपी और आईएनएलडी, जो कि जाटों की ही पार्टी है, जाटों के वोट बैंक के आधार पे ही उन्होंने सत्ता में 2-2 बार जो है अपनी 3-3 बार अपनी जगह बनाई है, क्या आपको लगता है कि जाट इस बार एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ है, या सीट वाइज जो है लोगों को, दूसरी पार्टियों को भी वो समर्थन दे रहे हैं? मुकेश जी, मैं आपको सबसे पहले एक साफ चीज बता देना चाहता हूं कि 4.5 साल गठबंधन में जेजेपी पार्टी रही भाजपा के साथ, बिल्कुल। और सबको उम्मीद थी कि लास्ट वक्त पे इनका गठबंधन टूटेगा, और वो टूटा भी। बिल्कुल। और इसका फायदा बीजेपी को अब ये होने जा रहा है कि जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इनेलो ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं उत्तरी हरियाणा के अंदर। जाट बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको बता दूं कि देवीलाल के पुत्र रतिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपके रणजीत चौटाला, जो कि भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा में शामिल हो गए थे, जी। टिकट नहीं मिला, नाराज चल रहे थे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपडेट देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की बात की, और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां राजनीतिक रैलियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी ने रैली की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, और अभी हाल ही में कल की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, और उन्होंने साफ कहा है, पीओके को लेकर कहा, उन्होंने जमात इस्लाम पे बात रखी है, और साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था। एक तरफ ये अगर बीजेपी की हम बात करें तो तमाम नेता एक अपनी लाइन सेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो आतंक के साथ, आतंकवादियों के साथ हमदर्दी करेगा, उसके लिए साफ यहां पर क्या बंदोबस्त होगा वो कहते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की एक बयान बड़ा वायरल है, जो आतंकियों के साथ हमदर्दी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो ये कम से कम नहीं होता। अब इन दोनों बयानों को एक बार आपको जी विकास, मुझे लगता है कि अफजल गुरु को फांसी देने पर सवाल उठाया हाँ, है, और बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी देने की जरूरत नहीं थी, अगर वो उनकी सरकार होती तो वो उसे फांसी नहीं देता। उन्होंने कहा कि पर्पस पूरा नहीं हुआ है। क्या पर्पस था वो भगवान जाने, उमर अब्दुल्ला ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने का पर्पस जो है वो पूरा नहीं हुआ है। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं, सुनवा देते हैं जल्दी से जी। यूके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing it. तो अहमद अयाज साहब हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, और इन्हीं 2 सवालों पे हम बात करेंगे। अयाज साहब, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पर्पस पूरा नहीं हुआ अफजल गुरु को फांसी देने का, और राजनाथ सिंह भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं चाहूँगा एक छोटी सी टिप्पणी हो जाए आपकी इस पर। नहीं, ये पर्पस अचीव नहीं हुआ, उसका कोई खुलासा तो उमर साहब ने किया नहीं। ये तो बेहतर वही जानता होगा, लेकिन जो हम उसके बयान से अक्स करते हैं, देख सकते हैं, वो यही है कि एक तो यह है कि शायद उनका ये सोच था कि भाई कैपिटल पनिशमेंट है तो हम इसको नहीं कर लेते। नॉट ओनली अफजल गुरु एक केस बन गया, एक मिसाल है। आई थिंक ही इज इन जनरल अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट।
नहीं तो उसका ये कहना उसके साथ साथ कि मैं नहीं देता, वो कहे ना कहे, लेकिन जो तासुर, जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो ये है कि उस वक्त चूंकि वो हुकूमत में था, चीफ मिनिस्टर था, तो उसके कंसेंट के बगैर ये नहीं होगा। ये बात तो अब ठीक वो है सर। मैं शायद आया साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी चुनाव के वक्त इस तरीके के बयानबाजी देकर के किसको एड्रेस किया जा रहा है, किसको संदेश देने की कोशिश की जा रही है? नहीं साहब, वैसे हाँ लगता है कि ये कोई ऐसा मेच्योर्ड बात उस लिहाज से नहीं है, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, और तब से आज तक कोई इसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। तो आज ये कहना, जबकि इलेक्शन का माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्शन के हवाले से ही उसने बात की होगी कि ताकि लोगों में ये बात जाए। और मुझे नहीं लगता महज एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की उसने ये बात जरूरी की होगी, क्योंकि सवाल पैदा हो जाता कि भाई आप ही तो चीफ मिनिस्टर थे, आपके वक्त तो हुआ, तब से नहीं किया तो आज कैसे हुआ। मुझे लगता है ये कोई कहीं लोगों का सोच उसने देखा होगा कि कहीं कोई बातें की होगी, कहीं कहीं ना कुछ बात हुई होगी, किसी ने पॉइंट आउट किया होगा कि उसके वक्त में अब्दुल गोरू की फांसी हुई, या कहीं किसी पत्रकार ने उससे क्या आपको लगता है आया साहब, आपको लगता है कि इस बयान का कश्मीर में, जम्मू को छोड़ दे, कश्मीर में शायद कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि कश्मीर में जिन एजेंडों को लेकर के ये पार्टियां जा रही हैं वो इसी तरीके के एजेंडा है, भारत विरोधी एजेंडा। 370 की बात कर रहे हैं बार बार, जो कि 370 हटाने की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है इससे जोड़ा जाना चाहिए इसे? बिल्कुल इस बात का, इस स्टेटमेंट का या इस सवाल के ये जवाब का जो उमर साहब ने दिया, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उल्टा ये सवाल पैदा हो जाएगा कि ये आज अगर कह रहे हैं तब क्यों नहीं कहा जब वो खुद चीफ मिनिस्टर था। और ये भी साथ साथ ये कहूं कि ये अगर ये हम मान ले कि फारूक अब्दुल्ला का शायद ये सोच है, जैसे बातें हो रही है कि वो अलगाववाद का सपोर्ट करना चाहता है, इस बात से वो भी नहीं है, ना वो हो सकता है, ना वो ग्राउंड पर एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज की, इससे कोई लोगों में कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अहमद रियाज साहब, हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सत्ता के महासंग्राम में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।